तो इस बजट की सार्थकता तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे। तभी जनता को विश्वास होगा, तभी जनता को आभास होगा कि हाँ, वास्तव में बजट इस राज्य के कल्याण के लिए है। माननीय को अगर छींक आती है तो हैदराबाद जाते हैं, वो भिलोर जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, और एक आम व्यक्ति अगर बीमारी तनिक गंभीर है अध्यक्ष महोदय तो अपना जमीन बेचना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है इस राज्य की। समय पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा निर्मल जी, टोकने में नहीं लगता है। हमारे क्षेत्र में खास करके रामगढ़ जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें सीसीएल, टाटा, जिंदल, एनटीपीसी जैसे कंपनियां हैं। हम स्वास्थ्य मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि रामगढ़ जिला के मांडू विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का खोला जाए। इस कंपनियों से बात करके, जिंदल, टाटा कह के, ये लोग काफ़ी वहाँ पे कोयला का भी इन लोग का पूरा जो राजस्व है वो लोग, और पिछले बार भी देखे थे मुख्यमंत्री द्वारा कि यहाँ कांके में भी कहीं कैंसर का हॉस्पिटल खोलने का सीसीएल के द्वारा हुआ। तो हम चाहते हैं कि सीसीएल, टाटा, जिंदल के द्वारा रामगढ़ में ही एक कंपनी है, वहाँ पे अगर बात करके वो लोग से पैसा लेकर वहाँ पे खोला जाए। इसलिए कि रामगढ़ रिम्स जब आते हैं तो आपका दुमका, देवघर, गिरिडीह या अन्य क्षेत्र हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़ बीच होता है, और यहाँ आने के दौरान थोड़ा दूर होता है रांची, जाम में फंस जाते हैं तो बहुत लोग रास्ता में ही डेट कर जाता है। इसलिए रामगढ़ खुला जगह है, जमीन भी उपलब्ध है NH 33 में। हम अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वहाँ NH के किनारे काफ़ी हजारों एकड़ जमीन है, अगर इस कंपनियों से बात करके वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो जाए तो बहुत सा जिला के लोगों को सहूलियत होगा। और साथ में हम सरकार द्वारा मांग करते हैं कि जितने अब विभाग साल भर का बजट 2025-26 का सरकार द्वारा रखा गया हर विभाग में, लेकिन सरकार के कोई भी विभाग में युवकों के द्वारा कहीं पे भी नौकरी का कोई भी विभाग में बात को नहीं रखा गया है। हम मांग करते हैं कि सरकार द्वारा हर विभाग में कम से कम 50,000 से लाख नौकरियां देने का काम करे। युवा लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष जी से आग्रह है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में मांडू, माननीय सदस्य हो गया निर्मल जी, माननीय सदस्य निर्मल जी हो गया, बच्चा तो दे दीजिए ना। चलिए, पूर्व पाली में माननीय सदस्य दे देने का तो कुछ नहीं है, लेकिन पूर्व पाली में हमारे आदरणीय सीपी बाबू एक विषय को स्मरण कराए कि सभा संचालन का जो नियम है उसी के हिसाब से चलता है, और आवंटित जो टाइम है उसी के हिसाब से हमको भी चलना पड़ता है। फिर भी हमको भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन करे क्या, संचालन का नियम। बोलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज स्वास्थ्य बजट पे चर्चा हो रही है और इस बजट को पारित करने वाले माननीय वित्त मंत्री स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, तो मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन वो अपना इलाज करा रहे हैं आर्किड में। राज्यसभा सांसद महुआ जी भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ रही है, मैं उनके लिए भी कामना करता हूं, उनका इलाज भी हो रहा है आर्किड में। आदरणीय गुरु शिबू सोरेन भी कुछ दिन पहले विशेष सेवा से दिल्ली गए थे इलाज कराने के लिए। माननीय डॉक्टर साहब भी अपने परिजन के लिए गुजरात गए थे इलाज कराने के लिए। तो इस बजट की सार्थकता तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे। तभी जनता को विश्वास होगा, तभी जनता को आभास होगा कि हाँ, वास्तव में बजट इस राज्य के कल्याण के लिए है। माननीय को अगर छींक आती है तो हैदराबाद जाते हैं, वो भिलोर जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, और एक आम व्यक्ति अगर बीमारी तनिक गंभीर है अध्यक्ष महोदय तो अपना जमीन बेचना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है इस राज्य की। अध्यक्ष महोदय, अगर रिपोर्ट की माने तो पूरे देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है, झारखंड राज्य में 3000 लोगों पे एक डॉक्टर है, और अगर WHO की बात करें तो 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। और जहां तक अगर बात करें अध्यक्ष महोदय तो हमारे लगभग स्वास्थ्य उपकेंद्र 3300 के आसपास नर्सों के हवाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के मामले में पैसों की कोई कमी नहीं है। सरकार का फंड है, DMT का फंड है, आयुष्मान का पैसा है।
लेकिन बस इच्छा शक्ति का अभाव है अध्यक्ष महोदय। और सबसे महत्वपूर्ण, इन 24 वर्षों में 25 वर्षों में एक भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का तैयार ना हो पाना इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट, आज थोड़ा समय दिया जाए, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी एक आम व्यक्ति को गरीबी से दरिद्रता की ओर लेकर जाएगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहूंगा, जो अभी मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है उसमें 2-4 बीमारियों को नया ऐड किया जाए। महोदय 30 सेकंड हमको थोड़ा गृह पे थोड़ा 30 सेकंड दया कीजिएगा मधुसूदन। चलिए आप रखिए, बात रखिए। अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की अगर बात करें तो 4919 पुलिस के पद रिक्त, उनके आवेदन की तिथि 21 फरवरी 2024 थी, लेकिन अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा विचित्र मामला सामने आया है महोदय। गृह विभाग और पुलिस सेवा में वर्ष 2022-2023 में 1,39,734 पद स्वीकृत थे और 2024-25 में घटकर 1,01,192 हो गए, यानी लगभग 39,542 पद पुलिस में कम हो गए। अध्यक्ष महोदय, आज से 30 साल पहले झारखंड में एक कहावत थी कि गाँव के इधर दुए चीजें टका कमाए सकल हैं, या तो मटिया कोर के या तो टणिया दौड़ के। टणिया दौड़ने का मतलब है पुलिस की बहाली। और हमारे पूर्वज जो पहली नौकरी लिया करते थे गाँव में, वो चौकीदार पुलिस की बहाली लेते थे और 40,000 की कटौती, जबकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है और 40,000 पद कम किया गया। अध्यक्ष महोदय, ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बस कमी समय में अपनी बातों खत्म करेंगे। एक मामला है, थोड़ा संज्ञान में देना चाहिए मंत्री जी को, थोड़ा गंभीर मामला है। हमारे बोकारो जिला के, कागज भेजवा दीजिए, थोड़ा सा सुन लिया जाए, थोड़ा 30 सेकंड में खत्म कर लेंगे। बोकारो जिला के 9 प्रखंड, कसमार, जरीडी, पेटरवार, गोमिया, बेरमो, नवाडी, चंद्रपुरा, चास, चंदनक्यारी, 9 प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आउटसोर्सिंग कर्मी जो हैं वो अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। उनका जो है 5-6 महीने का वेतन नहीं मिला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर साहब कृपया इस मामले को संज्ञान लेंगे और 5-6 महीने से उनका आउटसोर्स कंपनियों में माननीय सदस्य धनंजय सोरेन चल। ग्रामीणों को काफी परेशानियां हो रही है। अंत में आसन के माध्यम से अपार जनहित में उल्लेखित पदों का वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC निर्गत करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पारसनाथ पहाड़ प्रकृति का एक अनूठा उपहार है। हमारे पूर्वज पारसनाथ पहाड़ से नाना प्रकार की जड़ी बूटियां लेकर आते थे और औषधि बना के गंभीर रोगों का उपचार करते थे, किंतु समय के साथ लोग पारसनाथ के इन गुणों से अनभिज्ञ होने लगे। आज पारसनाथ पहाड़ भूस्खलन, आगजनी, पेड़ों की कटाई से त्राही कर रहा है। अतः महोदय, आसन के माध्यम से मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि पारसनाथ के संरक्षण के साथ पारसनाथ की तराई में स्थित छजंदो पंचायत के टेसाफुली गांव में जन औषधि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए तथा आस्था के प्रतीक मारांगबुरु व बड़ पहाड़ की परंपरा का संरक्षण किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न किए थे अध्यक्ष महोदय कि जिस गांव में ट्रांसफार्मर जल जाता है उस गांव के ही लोग चंदा करके ट्रांसफार्मर ले जा करके बिजली ऑफिस में पहुंचाते हैं। फिर जब वो ट्रांसफार्मर TRW में बन जाता है 5 दिन 6 दिन जितना दिन में बने, इसके बाद गांव वाले ही भाड़ा लगा करके वो ट्रांसफार्मर ला करके अपने गांव में लगाते हैं। लेकिन इसमें उत्तर तो ऐसा है अध्यक्ष महोदय, तो आप सहयोग करिए। प्रावधान था इसमें कि 25 रुपया पर कंज्यूमर देंगे, जितना दिन डिले होगा 48 घंटा से ज्यादा अगर डिले होगा तो ग्रामीण क्षेत्र में, 24 घंटा से ज्यादा डिले होगा तो शहरी क्षेत्र में। आज तक किसी को नहीं मिला होगा। फिर इस तरीका के कानून बनाने का क्या औचित्य है। और एक बात आपको बताता हूं अध्यक्ष महोदय, इनके पास एक भी स्पेयर ट्रांसफार्मर नहीं है। आज अगर 64 kVA का 100 kVA का अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 10 दिन लगता है, उसको TRW में जाएगा, सेम बॉडी उसी में रिपेयरिंग होगा। उसके बाद ला करके ग्रामीण को कम से कम एक ट्रांसफार्मर लगाने में 30,000 रुपया लगता है अध्यक्ष महोदय। और ये 30,000 रुपये का बिलिंग करके अल्टीमेटली कौन खा जा रहा है, सरकार को ये बताना चाहिए। नहीं माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सत्येंद्र नाथ तिवारी जी का जो प्रश्न है महोदय,
कि ट्रांसफार्मर खराब होने पर जो नियम है सरकार का 24 घंटे में ठीक कराना, तो महोदय, और अगर नहीं होता है तो 25 रुपया पर कंज्यूमर पर हिसाब के उसको हर जाना मुहैया कराना। महोदय, चूंकि 2015 का यह नियम बना हुआ है महोदय JSERC के द्वारा कि 24 घंटा में ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटा के अंदर ठीक कराने का मानक निर्धारित किया गया है महोदय। हम मानते हैं महोदय कि कहीं कहीं लेट होता है, थोड़ा व्यवस्था करने में देर होता है, लेकिन ये अंतिम खंड को आप देखेंगे महोदय, चौथा खंड को हम लोग सरकार कृत संकल्पित है कि 25-26 में उस व्यवस्था को लागू करेंगे। इसकी IT सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर दिया गया है महोदय। सत्येंद्र जी, कोई पूरक? अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब खंड 1, 2, 3 में जो बात लिखा हुआ है वह मिथ्या है। इस तरीका से अगर लोकतंत्र के इस मंदिर में भी अगर लोगों को दिग्भ्रमित किया जाएगा, फिर हम लोग गांव में जाकर के अपने पब्लिक को क्या जवाब देंगे? हम तो बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, आज तक किसी कंज्यूमर को हर्जाना मिला क्या? और जो बच्चा नहीं रोएगा उसको दूध नहीं पिलाना है क्या? अगर आपने रूल बनाया है कि भाई ट्रांसफार्मर लगाने में डिले होगा, हम पर कंज्यूमर 25 रुपया देंगे, अभी तक पूरे राज्य में कितने लोगों को दिया गया? या आप ऐसा मानते हैं कि टाइमली ट्रांसफार्मर लग जाता है? ये दो बात है, इसका थोड़ा जवाब थोड़ा उतना घुमा फिरा करके इनका कहना है कि 25-26 में हम IT सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। सुन लीजिए महोदय, जो नियम हम तो कह रहे हैं महोदय माननीय सदस्य को कि 2015 का नियम बना हुआ, कोई दावा आपत्ति नहीं आया है महोदय, जिसके चलते हर्जाना नहीं मिल पाया है महोदय। दावा आपत्ति आएगा मिलेगा महोदय। दावा आपत्ति अभी तक विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है महोदय, और कोई अगर दावा आपत्ति आएगा तो उस पर निश्चित तौर पर उस पर हम अग्रतर पहल करेंगे महोदय। लेकिन हम माननीय सदस्य को इस बात की जो चिंता है, निश्चित तौर पर हम सबों की चिंता है महोदय, इसलिए हम खंड 4 का कहे कि 2015 में बना हुआ है, और 2015 से 2019 तक तो आप जानते हैं महोदय, 2019 के बाद अब तक इधर 3-4 साल कोरोना में निकल गया महोदय, और ये इतना स्पष्ट उत्तर है महोदय कि 2025-26 में सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया गया है महोदय। हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना के बाद भी वो चालू हो जाए महोदय, और जहां तक उनका दावापत्ति अगर प्राप्त होता तो निश्चित तौर पर उस पर सरकार पहल करेगी महोदय। बोलिए। नहीं अध्यक्ष महोदय, इस तरह का जवाब हम लोग लेने के लिए यहाँ पर सदन में आते हैं, ये ठीक नहीं है। आप थोड़ा खुद पढ़िए, आप भी किसी क्षेत्र से विधायक हैं अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति क्या है? माननीय सदस्य सत्येंद्र नाथ जी, आपका सवाल ये है कि अगर ट्रांसफार्मर बनाने में डिले है तो सरकार का प्रावधान है कंज्यूमर को 25 रुपया हर्जाना देने के लिए, यही ना? तो इसमें माननीय मंत्री जी आपको स्पष्ट जवाब दे दिए कि अगर इस तरह का कोई दावा आपत्ति हमारे पास सरकार के समक्ष अगर रखेंगे तो बोल रहे हैं कि देंगे। कहाँ वो दावा करेगा? आपके पास है अध्यक्ष, दावा करने का भेजवाइए। नहीं, दावा करने का कई यहाँ कॉलम दिया हुआ है महोदय। शिकायत करने का टोल फ्री नंबर 1912-1800-345/6570। आप इसमें ऑनलाइन शिकायत करिए, निश्चित तौर पर हर्जाना मिलेगा महोदय। ठीक है, ठीक है, चिकना रहेगा। और अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के भी विधायक बतावे कि उनके पास भी प्रॉब्लम आता है। छोड़िए हर्जाना का बात, हम कह रहे हैं कि इनके पास सरप्लस ट्रांसफार्मर नहीं है। अगर आज हमारे गांव के 100 kVA का ट्रांसफार्मर जल गया, हम उस ट्रांसफार्मर को गांव के लोग चंदा करके ले जाएंगे बिजली ऑफिस, फिर वो 10 दिन के बाद बनाएगा, खबर करेगा, ट्रांसफार्मर बन गया, फिर गांव में चंदा होगा और हम ले जाकर के उसको लगाते हैं। हमारा तो ये प्रश्न है कि आपके पास सरप्लस बॉडी नहीं है, आप TRW में रिपेयरिंग कराते हैं। अब इस तरीका का आंसर देके दिग्भ्रमित करना और हमको कहेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, 15 के बनल कानून है, माननीय 25 में। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप में आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर कहीं पर जला है तो उसको तुरंत बदलवा देंगे, और अगर कोई दावा आपत्ति है
इतनी सोशल मीडिया का नंबर डाला हुआ है महोदय, उसमें क्लेम करें, शिकायत करें, आपकी दावा आपत्ति पर निष्पादन होगा महोदय। चलिए डॉक्टर नीरज यादव, डॉक्टर नीरज यादव बड़े आप इनको आने दीजिए। अध्यक्ष आ गया, मंत्री जी का उत्तर भी आ गया, गंभीरता के साथ उत्तर भी आ गया। 10 महोदय 10 दिन से कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं मिल रहा है। आप लिख के दीजिए। तो मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन का मामला है, पूरे राज्य का मामला है, गंभीर मामला है। सरप्लस ट्रांसफार्मर का हर एक TRW में व्यवस्था किया जाए। ठीक 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 ठीक। नीरज यादव माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। सत्येंद्र बाबू, जिला में एक भी एक्स्ट्रा बॉडी नहीं है ट्रांसफार्मर बना हुआ। ये बात आपका ठीक आया माननीय मंत्री जी। एक्स्ट्रा बॉडी का कोई आपके पास प्रावधान है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब माननीय सदस्य सुने तो हम बतावें। माननीय सदस्य TRW के पीछे क्यों पड़े हुए हैं महोदय? शिकायत करने बोल रहे हैं, ट्रांसफार्मर बदलने को तैयार है महोदय। हो गया, बॉडी हमारे पास है कि नहीं, हम कहाँ ला के देंगे, वो मेरी व्यवस्था है महोदय। ठीक मेरी हो गया बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारा जो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय कि सरकार चुनाव के पूर्व में 3 किस्तों में जो मैया योजना है बिना सत्यापन के बांट दी अध्यक्ष महोदय, लेकिन अभी जो माननीय सदस्य सूचना में खड़ा है, क्या सूचना है? महोदय, मैं व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था खड़ा करना नहीं चाहता महोदय। हम बड़ी चिंता की बात है, आप हम लोग के सबके कस्टोडियन हैं, लेकिन टू द पॉइंट प्रश्न नहीं होने से हो क्या रहा है कि 1, 2, 3 ज्यादा से ज्यादा अल्पसूचित प्रश्न होता है और समय पार हो जाता है, बाकी सदस्यों का प्रश्न जो का त्यों रह जाता है। बिल्कुल महोदय, इस पर जरा ध्यान गंभीर आपके बातों पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आसन भी व्यथित है इस विषय को लेकर के। 20-20 मिनट 22-22 मिनट तक एक सवाल प्रतिध्वनित होता है सदन के अंदर में, जो ठीक नहीं है, और उसको घुमा फिरा करके एकदम बोला जाता है। एकदम एक्यूरेट प्रश्न हो, ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई सवाल हो, जवाब होगा। ठीक है, आपका बात सही है। बोलिए नीरज जी, आप भी उसको मानिए। जी महोदय, एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आप करिए और जानिए। बिना समय गवाए हम जो सारे प्रश्नों का मान समान है। जी महोदय, ठीक है, चलिए। पहली बार तो प्रश्न आया है अध्यक्ष महोदय इतने दिन के बाद में। अध्यक्ष महोदय, अरे हम लोगों का आप लोग एकदम पीछे कर देते, इसलिए पहली बार आया। फिर आप प्रश्न से भटक रहे हैं। 17 नंबर 22 नंबर मान्य सदस्य, प्रश्न से मत भटकिए। अध्यक्ष महोदय, बहुत मूल्यवान समय होता है। प्रश्न होगा महोदय कि जो बिना सत्यापन के मैया योजना दी गई महोदय, अब क्या हो रहा है कि सत्यापन के नाम पे उन जरूरतमंदों को या तो नाम काट दिया जा रहा महोदय, या त्रुटि बोल करके वापस भेज दिया जा रहा है। अब वो हमें लगता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधि के पास में मैया योजना के नाम पे लोग जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं महोदय। हम आपके माध्यम से सरकार से बस एक आग्रह करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, सत्यापन हो, किनको देना है नहीं देना ये सत्यापन निश्चित रूप से हो महोदय, लेकिन जो जरूरतमंद है महोदय उनका नाम कट जा रहा है कोई ना कोई त्रुटि बता के, इस पे सरकार जरूर सुधार करे महोदय। ये हमारा मेन प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, महोदय, आपका आदेश है जल्दी हम लोग जल्दी नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यस उसको जवाब ऑब्जेक्टिव, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो सब्जेक्टिव कैसे लिखा जाएगा। चलिए, जितना ज्यादा क्वेश्चन उसी को रखते हुए मान हम मैडम आप ही हमको बताइए उपाय क्या हम करेंगे। आप क्या कहाँ पर आप पार्टिकुलर कोई चीज अगर मिला हो ऐसा, हम दोषी को बख्शेंगे नहीं। अगर गलती हुआ है जैसा आपने कहा है कि दोषी कहाँ पर है, तो हमको पार्टिकुलर लेकिन बताना पड़ेगा, हमको बताइए उसको, हम आपके फेवर में होंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारा बस इतना ही कहना है कि जो योजना का लाभ लेने के लिए आज ब्लॉक अंचल कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, तो शिविर लगा करके स्पष्ट कुछ निर्देश दे दिया जाए कि किनको राशि मिलनी है, किनको राशि नहीं मिलनी है। सत्यापन के नाम पे विभाग जो कार्रवाई कर रही है, आज काफी
असंतुष्टि महिलाओं को देखी जा रही है अध्यक्ष महोदय। तो हमारा बस ये सुझाव होगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि शिविर लगा करके या तो एक नियम संगत 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जैसे हम लोग आवास देने के समय करते हैं ना महोदय, कि जिनको बिल्डिंग पहले से बना हुआ है, 4 व्हीलर जिनके पास है उनको ये लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ कुछ क्राइटेरिया जो बताते हैं। तो जो आप नहीं दे सकते हैं जिनको, तो उनका पूरा लिस्ट बना के 2 पॉइंट 4 पॉइंट 10 पॉइंट जितना पॉइंट में है कि ये लाभुक को ये लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए ये बार बार चक्कर न लगाए। तो इससे क्या होगा महोदय, हम लोग भी जवाब दे पाएंगे कि देखिए इसमें से आप सक्षम है नहीं है, क्योंकि पहले तो सरकार गलती कर चुकी महोदय कि सभी माननीय मंत्री जी हो गया, आ गया बात, आ गया। 1 मिनट आप भी बोलिए कुछ। जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो उनकी सूची जारी करके क्यों नहीं मिल पा रहा है उसको नोटिस बोर्ड पर टांग दिया जाए। त्रुटि सुधारने लायक त्रुटि है तो सुधार लेंगे, नहीं सुधर तो नहीं सुधरेगा, नोटिस बोर्ड में टांग दिया जाए, मेरा यह कहना। ठीक, चलिए माननीय मंत्री जी, मनोज जी ठीक सुझाव। ओके, हम लोग इसको सुधार कर, मिस्टेक हुई होगी मगर सुधार की प्रपोजल आया है, अच्छा है, और हम लोग सुधार के लिए इसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चलिए आलोक चौरसिया जी, हो गया मैडम। अब इसमें कुछ पीडीएस दुकानदारों का कमीशन बढ़ाने का विचार है या नहीं? सर, पीडीएस का जो कमीशन हम लोग बढ़ाते हैं सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मापदंड के अनुसार हम लोग बढ़ाते हैं और उसको सर भारत सरकार का जो गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो करते हैं सर। तो अगर भाजपा के विधायक है सर, सेंट्रल में इनकी सरकार है सर, कृषि मंत्री भी उन्हीं के हैं सर, और मैं चाहूँगा सर अगर ये लोग आवेदन दें वहाँ से मंगवाएं सर, मैं बढ़ा दूंगा, हम लोग तो बढ़ा ही रहे हैं सर। मैं कहना चाहता हूँ महोदय 100 रुपया देते हैं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 100 रुपया देती है और राज्य सरकार सर 50 रुपया अतिरिक्त हम लोग देते हैं, ये तो अच्छी बात है। मेरा कहना है कि केंद्र द्वारा 25 से जमा कर दिया गया है, तब 23 से बकाया चल रहा हमारे राज्य में, इस पर मंत्री जी क्या बोलेंगे? महोदय ऐसी कोई जानकारी नहीं मुझे मिली है बकाया का। अगर आप कंक्रीट अगर आप बता रहे हैं कि पर्टिकुलर अगर हमको आप बता दीजिए कि कहाँ पे बकाया है तो देन वी विल डू महोदय, मैं आगे बढ़ूंगा महोदय। बकाया राशि हम लोग खुद चाहते हैं किसी के बकाया राशि नहीं रहे राज्य सरकार में महोदय। बताएं कि 4G और 5G के दौर में 2G नेटवर्क वाली मशीन कैसे सही से चलाएंगे? बैठिए बोलिए मंत्री शत्रुघ्न जी, बैठिए। शत्रुघ्न जी बैठिए सर, जवाब दे रहे हैं सर। ये बात सही है कि हम लोग डोर स्टेप डिलीवरी के तहत जो पॉस मशीन जो है हमारा महोदय, ये थोड़ा पुराना मशीन हो गया। हमारे जो डायनेमिक मुख्यमंत्री जी महोदय हम लोग को बिठाकर साफ निर्देश दिए थे कि जो 2G के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही है, हमारे लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा था महोदय, तो हम लोगों ने महोदय निविदा निकाल दिया है, बहुत जल्द 2G मशीन को हम लोग हटाकर महोदय 4G मशीन हम लोग लेंगे और विधायक जी का जो प्रॉब्लम समस्या है महोदय, इसको सॉर्ट आउट हम लोग करेंगे महोदय। ये राज्यव्यापी समस्या है। शत्रुघ्न बाबू हो गया। तो एक बात, माननीय मंत्री जी ने कहा कि निश्चित रूप से आय निर्धारित करने का कोई प्रावधान नहीं है, आपका जवाब में आया हुआ है। तो मेरा मंत्री जी से कहना है कि आपकी बहुमत की सरकार है, बड़ा दिल दिखाए और प्रावधान निश्चित रूप से लाने का काम करें, बहुमत की सरकार है आपका। चलिए ठीक, अगर हो गया तो माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी बट चलिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न सीधा था लेकिन बड़ा गोल मटोल जवाब दिया गया है। मेरा प्रश्न था कि क्या यह बात सही है कि किसानों द्वारा खरीदे गए फसलों की राशि का भुगतान किस्तों में किया जाता है, और यदि किस्तों में किया जाता है और भुगतान में देरी होती है तो क्या ब्याज सहित राशि का भुगतान सरकार करेगी? चलिए माननीय मंत्री जी। सर एक बार फिर से सर बता दीजिए। हाँ मंत्री महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि जो निर्धारित जयराम जी बट हम बता दें, किसान को जो आप समर्थन मूल्य देते हैं, समर्थन मूल्य का जो पैसा है अगर देर से अगर विलंब से अगर भुगतान होता है तो क्या उसमें इंटरेस्ट आप देंगे? यही ना? ठीक है, बोलिए अध्यक्ष महोदय जी, बोलिए। सर निश्चित तौर पर महोदय अगर कहीं लगेगा कि हम लोग क्योंकि किसानों का अगर हक हम लोग मार रहे हैं तो निश्चित तौर पर इंटरेस्ट देंगे महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ महोदय, जो प्रश्न इन्होंने किया है कि किसानों का प्रथम फेज में जब हम लोग चावल धान लेते हैं महोदय, जब करे लेते हैं तो 50% हम लोग देते हैं ऑन द स्पॉट और 50% हम लोग बाद में देते हैं। इसका कारण है महोदय कि अगर हम एक टाइम अगर हम पेमेंट कर देंगे तो बिचौलिए लोग हावी हो जाएंगे, किसान को उसका सही लाभ नहीं मिलेगा महोदय। इसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है
कि पहले हम किसानों को 50% देंगे, उसके बाद महोदय जब धान हमारे जाएगा तो मिल में जाएगा, वहाँ से जब साफ चावल आएगा महोदय, उसके बाद 50% हम लोग दे देंगे महोदय। तो सरकार अच्छा काम करना चाहती है महोदय, हमारी सरकार किसानों की सरकार है महोदय, मुख्यमंत्री जी का सोच यही है महोदय। और जयराम जी। मंत्री महोदय, जब माननीयों का वेतन एक मुश्त एक किस्त में आता है तो किसानों को अगर आप किस्तों में देंगे तो किसानों का परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति, उनके जो फसल का मूल्य उसी पे निर्भर करता है। अतः हमें लगता है कि विभाग को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। अगर खामियां है तो उन्हें दुरुस्त करें, क्योंकि एक किस्त में अगर उनको मूल्य दिया जाएगा तो बेहतर होगा। और प्लस जो आपका पैक्स और लैम्स का मामला है, हम यहाँ बैठकर चूंकि आपकी फाइलों को ऐसी कमरों में जवाब को उत्तर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ठीक इसके विपरीत है जो आप जवाब दे रहे हैं महोदय। पूरक पर आइए, पूरक। देखिए मेरा पूरक यही रहे, मेरा पूरक यही अध्यक्ष महोदय कि एक मुश्त में एक किस्त में सरकार विचार रखती है। सर मैंने कहा ना सर कि हम किसान की जो हित है सर उसको देखते हैं। विधायक जी जो कहना चाह रहे हैं कि एक मुश्त में महोदय, अगर एक मुश्त में देंगे तो महोदय इसमें करप्शन बढ़ेगा महोदय, सभी किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। हमारा झारखंड है महोदय, आदिवासी ट्रैवल है महोदय, ये लोग जाएंगे तो वहाँ बिचौलिए लोग लेके जाएंगे, उनका पता चला धान भी दिए पैसा भी नहीं मिला महोदय। तो हम लोग देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि सही जगह मिला कि नहीं मिला पैसा। इसलिए महोदय ये हमने क्राइटेरिया तय किया है। अगर विधायक जी को पर्टिकुलर किसी किसान को चाहिए हेल्प देने के लिए तो मैं उसको दिलवा दूंगा महोदय। ठीक है, बस मंत्री महोदय स्वीकार कर रहे हैं कि इससे करप्शन। एक मिनट, आपका माननीय मुख्यमंत्री जी इच्छा व्यक्त किए हैं संतुष्ट करने के लिए। माननीय जयराम महतो जी का जो सवाल है, सवाल बहुत स्पष्ट है, थोड़ा शायद मंत्री जी इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो धान क्रय करने का जो प्रक्रिया है राज्य सरकार के अंतर्गत, वो जो उठाव करती है और उसके बदले जो सरकार के माध्यम से किसानों को पैसे दिए जाते हैं, वो इस आधार पर अध्यक्ष महोदय की एक रोटेशन सिस्टम है राज्य के अंदर, राइस मिलों का एक कैपेसिटी है, उस हिसाब से उठाव भी होता है और मिलिंग भी होती है, फिर वो बाजार में आता है या गरीबों में बढ़ता है। उसके बाद ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जगह नहीं होने की वजह से उठाव भी कभी देरी से होती है और राइस नहीं बनने की वजह से मिल में ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होने से उनको पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलता रहता है। हाँ, ये बात है कभी कभी किसी वर्ष किसी में अधिक समय लग जाता है, किसी जिले में किसी में समय पर मिल जाता है, तो ये फेज वाइज ही चलता है अध्यक्ष महोदय। हाँ, ये बात जरूरी है, ये फेज वाइज को खत्म करने की दिशा में राइस मिल की संख्याएं बढ़ाई जा रही है और जितना अधिक राइस मिल यहाँ लगेगा अध्यक्ष महोदय, उतना तेजी से उठाव भी होगा और समय पर लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे। चलिए, माननीय सदस्य हेमलाल मुर्मू जी। मेरा प्रश्न है, रात में नारियल दे दीजिएगा अध्यक्ष महोदय, तो क्या इन्होंने नहीं शुरुआत किया है 108? भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास 339 एम्बुलेंस करके पहली बार झारखंड में 108 का शुरुआत हुआ, तो इनके द्वारा नहीं हुआ, बीजेपी सरकार ने और रघुवर दास जी ने चालू किया। अब बंदर के हाथ में नारियल दे दीजिएगा अध्यक्ष महोदय, तो क्या करेगा? फेंकेगा ही ना। वही हाल हो गया, 108 एम्बुलेंस का भट्ठा बैठ गया। देखिए अध्यक्ष महोदय, मानक का पालन नहीं कर रही एम्बुलेंस, खतरे में मरीज। आज स्थिति मैं जो बोल रहा हूं, सभी यहां सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, 108 में आपके पास गाड़ी हो सकता है लेकिन गरीब के पास नहीं है अध्यक्ष महोदय। फोन करते रह जा रहा है, लेकिन काहे के लिए एम्बुलेंस पहुंचेगा? आज आयुष्मान योजना में इलाज के लिए कुछ अस्पताल अलग से वसूल रहे हैं पैसे। आम गरीब अगर जा रहा है, सिस्टम हो गया, 50,000 रुपया आप जमा कर दीजिए, 50,000 रुपया आयुष्मान से ले लेंगे। चीज भी मेरा, पट भी मेरा। पेशेंट को लग रहा है कि हमरा फ्री में हो रहा है, उससे जबरन वसूला जा रहा है। एक दिन मैं अपने क्षेत्र लालगुटुआ में अध्यक्ष महोदय भेजा कि भाई ईएनटी हॉस्पिटल, हम भी नहीं सुने हैं कि जल्दी ईएनटी हॉस्पिटल कहीं, हम बोले मेरा लालगुटुआ में चालू हुआ, वहां भेजे आयुष्मान के साथ, बोले इलाज, डॉक्टर को वहां का मालिक को फोन किए, बोला हमारे ईएनटी हॉस्पिटल में आयुष्मान से हम लोगों को मान्यता नहीं मिला है,
हम बोले क्यों नहीं मिला है? बोला स्वास्थ्य विभाग बोल रहा है कि 10 बेड का है, इसीलिए मान्यता नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि रिम्स में कितना बेड का ईएनटी है? जब आपका रिम्स में 10 बेड का ईएनटी का नहीं है सर्विसेज, आप जो हॉस्पिटल को आयुष्मान से रिकमेंड, मैं यही कहना चाह रहा हूं, यहाँ का अफसर को कोई गरीब का चिंता नहीं है अध्यक्ष महोदय। बैठ के वहां, अभी तो आयुष्मान कट रहा है अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा हूं, समझदार आदमी हूं, जल्दी बात को कंक्लूड कर देता हूं। आज जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी विभाग है, सुरक्षा की जो स्वास्थ्य, मैं केवल अपने क्षेत्र की बात कर देता हूं। मैं बहुत मुश्किल से लग के रातू प्रखंड के उसामातू गांव में हॉस्पिटल बनवाया था। हॉस्पिटल बन गया, इसी विधानसभा में आप ही अध्यक्ष थे अध्यक्ष महोदय। सदन पिछले बार क्वेश्चन लाए, वहां डॉक्टर पदस्थापित हुई, अभी वहां पर डॉक्टर भी चली गई और एनजीओ को वो स्वास्थ्य विभाग इतना बड़ा करोड़ों का बिल्डिंग बना के एनजीओ को दे दिया। ऊषा मातृ टिकरा टोली में इतना सुंदर हॉस्पिटल हम लोग लग के बनवाया अध्यक्ष महोदय। मेरा आग्रह मंत्री जी से है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप सीएचसी बनाइए। नगड़ी प्रखंड 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पर सीएचसी नहीं है। नगड़ी प्रखंड, जहां पर जो प्रखंड में विधानसभा है, इसी नगड़ी प्रखंड में ये विधानसभा है अध्यक्ष महोदय, और यहाँ सीएचसी नहीं है। कितना दुख का बात है। रातू सीएचसी को अपग्रेड करने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। आज कानून व्यवस्था के बारे में मैं यही कहूंगा थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय। गुमला में नाबालिग हुई अगवा, खूंटी में गैंगरेप। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा, स्वास्थ्य मंत्री जी नौजवान हैं, आला लगा के घूमने से हॉस्पिटल ठीक नहीं होगा। उसके लिए आप मंत्री नहीं बने हैं, डॉक्टरी का काम डॉक्टर को करने दीजिए, लेकिन इतना सुनिश्चित कीजिए गांव का लोग, शहर का लोग स्वास्थ्य के लिए, एक बेटा अगर हॉस्पिटल पहुंचे तो उसको अपना माँ बाप का इलाज कराने में हम कोई पग भी, हम है आपका, आप कुछ बोल रहे? बगल का राज्य है उड़ीसा, आप एक बार बोलिए। हमलाल बाबू बोलिए। हाँ, अब महोदय, आराम में आप तो सब बात रखिए जी।